नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पेपर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरी के बारे में। आपको बता दूं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले वर्ष कई विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं और अब की बार जिनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उन प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बीए के अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं तो एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं। तो प्राचीन इतिहास का जो पहला पेपर है, इससे पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है। उसमें मैंने विस्तार से आपको समझाया था, ठीक है, जिसमें आपने रिलीजन एंड फिलोसॉफी के बारे में देखा। अब सेकंड पेपर जो है, जिसमें आपको भारत में या प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्राचीन भारत की कला यानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया आपको पढ़ना होता है बीए के 6 सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के सेकंड पेपर में। तो इसी का मॉडल पेपर है 2025-26 की परीक्षाओं के लिए। आप सभी को यह वीडियो पूरा अंत तक देखना चाहिए। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चले जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही और एक आध दो मॉडल पेपर आपके आएंगे जिसके माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये 8 इकाइयों से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मौर्यकालीन वास्तुकला की कितनी शैलियां हैं? मौर्यकाल बेसिकली कला और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे मौर्यकाल, गुप्त काल, ये बड़े फेमस रहे हैं। इनमें बहुत ज़्यादा एक प्रकार से, चाहे मंदिरों के निर्माण की बात की जाए, सिक्कों के निर्माण की बात की जाए, या फिर आर्ट की बात की जाए, चित्रकारी की बात की जाए, खूब ज़्यादा किए गए हैं। ऐसे ही मौर्यकाल के या मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य जी इनके प्रधानमंत्री थे। देखिए, सबसे पहली बात, वास्तुकला की पहली विशेषता है, पहली शैली जो रही है मौर्यकालीन, लिखेंगे पहला पॉइंट, हिंदू स्थापत्य कला शैली, ठीक है, हिंदू स्थापत्य कला शैली रही है। दूसरी शैली रही है जैन स्थापत्य कला शैली, यानी कि पहली बात तो हिंदुओं की जो एक प्रकार से मूर्तियां रही हैं, उनके मंदिर रहे हैं, वो बनाने की शैली जैनियों की ऐसी, ठीक है। और उसके अलावा बौद्ध स्थापत्य कला शैली, फारस की वास्तुकला शैली, ये सब एक प्रकार से शैलियाँ रही हैं मौर्यकालीन वास्तुकला की। क्लियर? तो ये लिख देंगे, मौर्यकालीन वास्तुकला की 4 शैलियाँ विद्यमान हैं: हिंदू स्थापत्य कला शैली, जैन स्थापत्य कला शैली, बौद्ध स्थापत्य कला शैली। वास्तुकला या स्थापत्य कला बात एक ही है, फारस की वास्तुकला शैली। वास्तुकला स्थापत्य कला, इसे मंदिर का निर्माण कैसे हो रहा था, या एक प्रकार से उसमें क्या क्या चीज़ें रहती थी, या भवन निर्माण को लेकर के जो चीज़ें करी जाती थी, वो सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न है, अशोक के स्तूप किन किन राज्यों में देखे गए थे? देखिए, स्तंभों की अगर बात की जाए तो सम्राट अशोक के स्तंभ आज भी निम्नलिखित स्थानों पर देखे जाते हैं। यह सांची में आपको अशोक का स्तंभ मिलेगा, नेपाल राज्य में आपको मिलेगा, रामपुरवा गांव में मिलेगा, लौरिया और रदिया ग्रामों में आपको मिलेगा अशोक का स्तंभ लेख या स्तूप वगैरह, मुजफ्फरपुर के बखीरा गांव में मिलेगा, वाराणसी सारनाथ में आपको मिलेगा, इलाहाबाद के दुर्ग में आपको मिलेगा, ठीक है, कौशाम्बी में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, सकीसा जिला जो फर्रुखाबाद में है वहाँ पर मिलेगा, काशी में जिसे लाठ मतलब कि लाठ भैरव कहते हैं वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, पटना की पुरानी बस्ती में मिलेगा, बिहार में गया एक जिला पड़ता है वहाँ पर मिलेगा, राजस्थान के जयपुर में आपको मिलेगा। अशोक के जो स्तंभ वगैरह हैं वो एक प्रकार से कहाँ पर मिलते हैं? इन सभी जगहों पर मिलते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लियर? तो अशोक के स्तूप या स्तंभ लेख यहाँ पर ऐसे ऐसे जगहों पर मिले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है अति लघुत्तरीय में कि अशोककालीन स्तूपों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, अशोककालीन 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली बात तो अशोक का जो स्तूप था, इसका आकार जो था वो बड़ा होता था, और मतलब कि बड़ा सरल होता था। छोटा मतलब कि छोटा ना ही कह सकते, लेकिन हाँ समझने के योग्य होता था। उसको आप बड़े आसानी से उसके जो है स्थापत्य कला शैली को आप समझ पाते हैं। दूसरी बात, ईंटों या मिट्टी को ठोस शक्ल में बनाया जाता था। तीसरी बात, व्यास लगभग 70 फुट तथा ऊंचाई केवल 35 फुट रहती थी इनके स्तूपों की। टीले को अंडा कहते थे, मतलब अंड कहा जाता था। जो टीला होता था जिस पर इनके लेख लिखवाए जाते थे, खुदवाए जाते थे, उसको अंड कहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मौर्यकालीन वास्तुकला का महत्व बताएं। देखिए, वास्तुकला का ऐतिहासिक युग जो है संभवतः मौर्यकाल से ही शुरू होता है।
देखिए मौर्यकालीन मठ आप देखते हैं स्थापत्य कला में जो बौद्धों को एक प्रकार से रहते हैं, बौद्धों को लेकर के हैं, आप बुद्ध धर्म से रिलेटेड बौद्ध मतलब मौर्यकाल में मठ थे, स्तूप थे, तमाम भवन बनाए गए, गुफाओं का निर्माण हुआ, यहीं से आरंभ बेसिकली प्राचीन भारत में माना जाता है। तथा पाषाण का प्रश्रय यानी पत्थर का प्रश्रय पा करके यह अमर नहीं तो चिरस्थायिनी अवश्य बन गए हैं, यानी कि लंबे समय के लिए एक प्रकार से कि पत्थर के ये सब स्तूप भवन मठ और ये सब बनाए गए हैं मौर्य काल में, तो इस वजह से चिरस्थायी हो गए हैं या लंबे समय के लिए कारगर हो गए। आज भी ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे हिंदू वास्तुकला की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए हिंदू स्थापत्य शैली या हिंदू वास्तुकला की कई विशेषताएं हैं जिनको आधार बना करके हिंदू स्थापत्य कला की शैली की इमारतें बनाई गई, हिंदू के मंदिर बनाए गए, तमाम सारी शैलियाँ यही थी हिंदू स्थापत्य शैली। देखिए बुनियादें जो होती हैं, नींव जो होती है हिंदुओं के, जो मंदिर हो या कुछ भी हो तो गहरे बनाए जाते हैं। उनकी रोकथाम के लिए चबूतरे का प्रयोग करते हैं मंदिर वगैरह जो बनाते थे। और दूसरी बात, इन इमारतों की कुर्सी जैसी मतलब कुर्सी ऊंची होती, जहाँ पर कुर्सी मतलब जो जहाँ तक मिट्टी पाटी जाती है तो वहाँ तक ऊंचाई खूब ऊंचाई पर बनाते हैं, क्योंकि इनमें लकड़ी का प्रयोग हुआ था। तो इस प्रकार से हिंदू वास्तुकला की ये दो विशेषताएं थीं। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है, प्रश्न है कार्ले के चैत्य गृह का वर्णन कीजिए। कार्ले के चैत्य गृह, देखो एक कोंकण और सह्याद्री का जो पूर्वी तटांत एरिया है, तट का एरिया है, उसको जोड़ने वाले प्राचीन मार्ग पर भोर धाव नामक पहाड़ी है। उस पहाड़ी में बहुत सी पर्वत की गुफाएं हैं, पर्वत को काट करके बनाई गई हैं। इनमें कार्ले की जो गुफाएं हैं अधिक प्रसिद्ध हैं। यहीं पर एक विशाल मध्य चैत्य गृह भी है। यह चैत्य मंदिर अपनी श्रेणी के समस्त चैत्य गृहों में सबसे सुंदर और सजीव मंदिर माना जाता है। जो कार्ले का चैत्य गृह है ये कोंकण और सह्याद्री का जो तट है खास करके समुद्र किनारे का दक्षिण भारत में, वहां पर मिलता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भाजा की गुफाओं का उल्लेख कीजिए। तो कार्ले से लगभग 7 किलोमीटर, कार्ले की जो चैत्य गृह है वहां से 7 किलोमीटर दूरी पर मारघाट में भाजा गुफाएं हैं। यहाँ की बिहार तथा चैत्य गुफाएं सबसे पुरानी कही जा सकती हैं। यहाँ एक बिहार है, भाजा की गुफाओं में एक बिहार बना है, एक चैत्य गृह है और 14 ठोस स्तूप बनाए गए हैं। ठीक है, बिहार में लगभग 4.5 मीटर लंबा एक मुख मंडप है, जिसके पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर लगभग 4.5 या 1 मतलब कि 1/4 मीटर लंबा तथा 5.5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। पीछे की दीवार की तरफ 2 द्वार तथा छेददार खिड़की है और इसके मध्य एक मंडप है बीच में, जो 26 मीटर के आकार का है। इसमें चतुर्दिक यानी चारों तरफ भिक्षुओं के रहने के लिए कोठरियां बनाई गई हैं, जहाँ पर भिक्षु या बौद्ध धर्म के जो पुजारी हैं वो रहते हैं। इन कोठरियों में शयन के लिए पत्थर की चौकियां हैं, यानी कि वहाँ पर लेटने के लिए पत्थर की 5-5, 6-6 फुट की लंबी लंबी चौकियां बनाई गई, जहाँ पर ये लोग विश्राम करते थे, लेटते थे, सोते थे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं। देखिए मध्य भारतीय कला के से मंदिर विषय के दर्शन खजुराहो के मंदिरों से होता है, यानी जो अच्छा मंदिर है खजुराहो में ये मंदिर बने हैं, इसी कारण से यहाँ के मंदिरों को खजुराहो के मंदिर कहा जाता है। खजुराहो बुंदेलखंड के छतरपुर जनपद में झांसी कमिश्नरी तथा जनपद के लगभग 100 मील दक्षिण पूर्वी की तरह मतलब पूर्वी दिशा में स्थित है, जो अब एक कस्बे के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये छतरपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहीं के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिरों की विशेषताएं बताएं। खजुराहो के मंदिरों को कई विशेषताएं। पहली विशेषता, जो खजुराहो की गुफा है वहाँ पर जो मंदिर हैं उन मंदिरों के चतुर्दिक यानी चारों तरफ में कोई आकार नहीं है चौतरफा। और पंचायती शैली के खजुराहो के मंदिर की प्रमुख विशेषताएं हैं, मतलब पंचायती शैली की खजुराहो मतलब मंदिर, खजुराहो के मंदिर की प्रमुख विशेषताएं पंचायती शैली में बने हुए हैं ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाओ, खजुराहो के मंदिरों का वर्गीकरण कीजिए। तो ये खजुराहो में कई मंदिर बने हैं। पूर्ववर्ती खजुराहो मंदिर की बात अगर करें और परवर्ती खजुराहो मंदिर, दो प्रकार के आप बांट सकते हैं। तो जो पूर्ववर्ती खजुराहो मंदिर हैं उसमें 64 योगिनी, लाल गुआ, महादेव का मंदिर, ब्रह्मा का मंदिर, मातंगेश्वर का मंदिर और बाराह मंदिर,
ये सब मंदिर खजुराहो के मंदिरों में शामिल है। और दूसरे मंदिर है पर्वती खजुराहो के मंदिर। शेष मंदिरों की गणना परवर्ती खजुराहो के मंदिरों में होती है। ठीक है, जो मंदिर बचते हैं बाकी खजुराहो में वो सारे परवर्ती मंदिरों में आते हैं। अगला क्वेश्चन से पूर्व मध्यकाल की मूर्तिकला की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पूर्व मध्यकाल में यानी मध्यकाल के पहले के समय की बात हो रही है, उस समय मंदिर की दो विशेषताएं बताएं। देखिए पूर्व मध्यकाल में इसे पाल वंश हो गया, चंदेल वंश है, पल्लव वंश है, ये कला विशेष रूप से प्रसिद्ध रही है, पाल, चंदेल और पल्लवों की। इस काल की मूर्ति कला की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। पहली बात तो पूर्व मध्यकाल में हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों की मूर्तियां बननी प्रारंभ हो गई थी। दूसरी बात, इस काल की मूर्तियों की प्रमुख विशेषताएं प्रभावशाली हैं, यानी ठीक ठाक एक प्रकार से विशेषताएं या ठीक ठाक मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासकों ने करवाया, पाल वंश के शासकों ने और पल्लवों ने करवाया। और वो मंदिर जो थे कुछ बौद्ध धर्म के मंदिर, कुछ बौद्ध धर्म की मूर्तियां, कुछ हिंदू धर्म के। अगला क्वेश्चन देखें, कंदरिया महादेव की विस्तार योजना। कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, इसकी विस्तार योजना बताएं, यानी कितने चौड़ा, लंबाई, कितने ऊंचाई में बना हुआ है, क्या क्या है इसमें। तो एक कंदरिया महादेव का मंदिर बड़ा फेमस मंदिर है, कभी आप सर्च करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। अगर मैं आपको कंदरिया महादेव का मंदिर अगर दिखाना चाहूँ तो आप गूगल पर देखेंगे, 1 मिनट में रुकेंगे, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कंदरिया महादेव का मंदिर आपको। देखें कुछ इस तरीके से कंदरिया महादेव मंदिर है। ठीक है, ये खजुराहो के मंदिरों में से एक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये है कंदरिया महादेव का मंदिर, आप देख पा रहे हो किस शैली में बना हुआ है। और दीवारों पर जो है मूर्तियां भी इसके जो है अंकित करी गई हैं, यानी जो दीवार है मोटी मोटी, इस पर आप देखेंगे किस तरीके से सीढ़ियां चढ़ने के लिए बनाई गई हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये मंदिर का निर्माण है। ये देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई चढ़ने के लिए, दरवाज़ा है। और इस तरीके के मंदिर का निर्माण आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में या आप देखते हैं उत्तर भारत में भी आपको दिखाई पड़ता है। तो ये इस तरीके का मंदिर जो है आप देखते हैं, ये मंदिर की शैली बड़ी फेमस शैली में मंदिर बना हुआ है। और ये है कंदरिया महादेव का मंदिर, ये सब आप जो देख पा रहे हैं ये कंदरिया महादेव का मंदिर है। ठीक है, इसमें आपको कई सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ जा सकती हैं। तो यही एक कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में, बेसिकली खजुराहो का जो एक प्रकार से है पहाड़, वहीं पर आपको मिलेगा ये। ठीक है, मध्य प्रदेश में सारे मंदिर हैं, आप कभी अगर जाने का मौका मिले तो आप जाइएगा। ठीक है, चलिए खजुराहो के मंदिर आपके हो गए। तो ये कंदरिया महादेव के मंदिर की अगर बात की जाए तो देखें, कंदरिया महादेव की विस्तार योजना। एक कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना कंदरिया महादेव मंदिर है। संभवतः यह 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। बाहर से यह 109 फुट लंबा है और 60 फुट चौड़ा है। धरातल से इसकी ऊंचाई लगभग 116 फुट या 116.5 फुट है, बहुत लंबा आपने देखा ही। कतिपय पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार, यानी बहुत सारे पुरातत्ववेत्ता जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा यह 100 फुट लंबा, 60 फुट चौड़ा और 100 फुट ऊंचा बताया गया है। यह मंदिर 13 फुट ऊंचे एक चबूतरे पर बना हुआ है, यानी चबूतरा मैंने सीढ़ियों का आपको बताया नहीं था, 13 फुट ऊंचाई पर ये बना हुआ, तमाम सीढ़ी लगा के चढ़ने के लिए बनाए गए। इस पर जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है, आपने देखा जैसे सीढ़ियाँ। ठीक है, खजुराहो के मंदिर, खजुराहो मंदिरों के वस्तुपिंड के कितने भाग हैं। देखिए इन मंदिरों के वस्तुपिंड के 3 भाग हैं। पहला होता है आधार भाग, दूसरा है जिस पर अनेक चक्राकार ढलाइयाँ बनी है वो। ब्राउन महोदय एक विद्वान है, वो कहते हैं कि जिस प्रकार जड़ के आधार पर वृक्ष खड़ा रहता है उसी प्रकार सुदृढ़ और ठोस आधार पर यह भव्य मंदिर स्थित है। दूसरा होता है आधार भाग। ठीक है, आधार भाग के ऊपर दीवार वाला जो एरिया होता है उसको कहते दूसरा भाग। भीतरी कक्षाओं में जाने के लिए इन दीवारों में प्रवेश द्वार बने होते हैं। तो पहला होता है आधार भाग जो नीचे आपका बना हुआ है, और ऊपर होता है दरवाजा का यानी दीवार पूरा एरिया, वो दूसरा भाग। और दीवारों के ऊपर एक छत होती तो छत होता तीसरा भाग। ऊंची होती है छत, मतलब कि जो शिखर होता है उसके रूप में दिखाई पड़ती है हम लोगों को। तो ये 3 भाग होते हैं मंदिर के, वस्तुपिंड के 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक आधार भाग जिस पर पूरा मंदिर टिका हुआ है, एक दीवार वाला, और तीसरा आपका शिखर यानी जो छत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से पल्लव राज्य के शासनकाल में मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ बताएं। तो पल्लव राज्य के शासनकाल में वास्तुकला की कई शैलियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहली है महेंद्र शैली, दूसरी मामल्य शैली, तीसरी राजसिंह शैली और चौथी है नंदी वर्मन शैली। ये एक प्रकार से 4 शैलियाँ हैं जो कि एक प्रकार से पल्लव राज वंश के समय में रही हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे
क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। जैसे क्लास आपकी हो रही है, ये क्लास आप तो देख ही पा रहे होंगे, लेकिन इसका पीडीएफ जो पीछे लिखा हुआ कंटेंट है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऐसे ही पेपर 1 का, पेपर 2 का और भी मॉडल पेपर आएगा, सब मिलेगा। एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, और विथ को करिकुलर यानी को करिकुलर के साथ क्रैश कोर्स चला दिया गया है। 91 61 93 60 62 पर अभी एसएमएस करें और अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप इस पे भेजेंगे, और अपना आप किस सेमेस्टर में, वैसे 6 सेमेस्टर में तो 6 सेमेस्टर का नाम लिख करके भेजेंगे। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप पर एसएमएस करना, ध्यान रखें डायरेक्ट एसएमएस नहीं, व्हाट्सअप पर एसएमएस करना है। आप जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, और उसमें हम लिखेंगे कि भाई इस नंबर पर आप इसी स्कैनर पर आपको करना है 100 रुपये, और उसके बाद में उसका पेमेंट भेज दें, मतलब कि स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट का। केवल 100 रुपये फीस में आपको 2 मेजर सब्जेक्ट जो आपके होते हैं उसकी, और एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट होता, तो ये 3 सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, जिसमें एक सब्जेक्ट जैसे प्राचीन इतिहास है तो इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी हो जाएगी। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, पेपर 1 पेपर 2 की दोनों की मॉडल पेपर के माध्यम से, रिवीजन क्लास के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर अंदाज में करवाई जाएगी। तो सभी लोग फटाफट से जुड़ने का प्रयास करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ सकते हैं। आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से हैं, ठीक है, आप डीडीयू से हैं, ठीक है, आप जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं, आप प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, आप CCSU यानी चौधरी सिंह मेरठ विश्वविद्यालय से हैं, CSJMU से हैं यानी छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से आप हैं, ठीक है, आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु से हैं, आप लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, आप इसके अलावा आप जो है JNCU से हैं, जननायक शेखर बलिया विश्वविद्यालय से हैं, चाहे आप जो है MSU से हैं यानी मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, या आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर आप जो है MSD यानी सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से हैं, सुहेलदेव MSDU, ठीक है, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी। ऐसे ही तमाम विश्वविद्यालय और हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उत्तराखंड के, बिहार के, उन सभी में आप देखते हैं यही सारी चीज़ें आती हैं। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाएं। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैध सिलेबस है। आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो या लिखित हो, ऑब्जेक्टिव का भी मॉडल पेपर दिया जाएगा, लिखित का भी दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव लिखित के भी मिलेंगे, ठीक है, और मतलब ऑब्जेक्टिव के मॉडल पेपर भी मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, लिखित के भी पीडीएफ मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास उपलब्ध होगा, वो भी आपको मिलेगा। ग्रुप से ज्वाइन किया जाएगा आपको, तो बहुत बेहतर अंदाज में आपकी तैयारी हो जाएगी। तो फटाफट जुड़ने का प्रयास करें। इसमें लाइव क्लास होगा, आपका वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट सभी का मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पीडीएफ आपको मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट होंगे। और अब की बार पीडीएफ की व्यवस्था इस तरीके से की जाएगी कि इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आपके लिए पूरी व्यवस्था होगी, और लिखित के भी दोनों टाइप के पीडीएफ अलग से, एक आध दो वीडियो के अलग से भी पीडीएफ आपके बनाए जाएंगे, वो भी आपको मिलेंगे। संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी। तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट से एसएमएस करके हमारे साथ जुड़ जाएँ, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका भैया, प्रश्न है महेंद्र वास्तुकला शैली के मंडप बताइए। देखिए, इस वास्तुकला शैली के निर्मित प्रमुख मंडप इस प्रकार से, जैसे कि नंदवली गुट्टूर जनपद के अनंत सैन का मंडप देख लें, भैरवकुंड उत्तरी आरकाट जनपद के मंडप, ठीक है, ये मंडप पहाड़ियों को काट करके, उनको छाट करके बनाए गए, मतलब काट छाट करके बनाए गए पहाड़ियों को, इनको गुहा मंदिर की श्रेणी में गिना जाता है। तो ये गुहा मंदिर होते हैं महेंद्र वास्तुकला की शैली के। महेंद्र शैली की विशेषताएं बताएं। देखें, इस शैली की वास्तुकला के नमूनों को ठोस चट्टानों को काट छाट करके मंदिरों तथा मूर्तियों को बनाया जाता है। इनकी प्रमुख विशेषताएं इस तरीके से हैं। पहली है कि वृत्ताकार लिंग है ये, दूसरी बात विशेष प्रकार के द्वारपाल हैं, तीसरा प्रभा तोरण है, और इसके अलावा मंडपों की काट छाट में सफाई तथा सजावट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सब होता है आपका ये, ठीक है। ऐसे ही रथ मंदिरों के बारे में आपसे पूछा था, जैसे द्रौपदी रथ मंदिर, अर्जुन रथ मंदिर, ऐसे ये रथ वाले मंदिर जो होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। देखें, ये मंदिर जो आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा, ये मंदिर है अर्जुन रथ मंदिर, ठीक है। अब यह अर्जुन रथ मंदिर को आप देखें एक बार, तो इसमें देखें रथ की आकृतियां तमाम सारी ऐसे ऐसे बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये रथ मंदिर है, आप देखें ये अर्जुन रथ मंदिर है। इस तरीके रथ, देखें रथ के ऊपर कुछ इस तरीके से छत्रप होता है, आप देखिए कुछ इस तरीके से छत्रप, आपको बहुत सारे छत्रप आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे डिजाइन में बना हुआ है, बहुत सारी नक्काशी इस मंदिरों पर करी गई है। और नीचे अगर आप देखेंगे अर्जुन रथ मंदिर में, यहाँ आपको नीचे दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर देखें कुछ जो है व्यक्तियों की या जो है मूर्तियाँ देवी देवताओं की, जैसे ये मूर्ति आप देखेंगे, ठीक है,
ये मूर्तियाँ तो देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी साथ साथ में ऐसे बनाई गई हैं। तो ये मंदिर देखने में काफ़ी भव्य और काफ़ी एक प्रकार से जो है रोचक लगता है जब आप इसको देखते हैं नज़दीक से जाकर के। तो ये है अर्जुन रथ मंदिर, ठीक है। ऐसे ही और तमाम रथ के मंदिर आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, अगर देखें हम तो, ठीक है। तो ये अर्जुन रथ मंदिर है, इसको लेकर के अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर क्लिक करें फ़ोटो पे तो आप देख पा रहे होंगे ये फ़ोटो। तो ये जो आपको चित्रकारी हमने दिखाने का प्रयास किया था, तो इस तरीके से आप देखेंगे ये रथ मंदिर की चीज़ें, और यहाँ पर आपको बहुत ही भव्य तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ नीचे के धरातल पर बनी हुई, बाकी ऊपर छत्र पे ऐसे चला जा रहा है। तो ये रथ मंदिर की कुछ विशेषताएँ होती हैं, ठीक है। तो ये था अर्जुन रथ मंदिर जिसके बारे में हमने आपको बताया। क्लियर? तो ये रथ मंदिर होते हैं, क्लियर। अर्जुन रथ मंदिर ये है आपका। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे द्रौपदी रथ मंदिर, अर्जुन रथ मंदिर, ये सब रथ मंदिर होते हैं, क्लियर, रथ टाइप के होते हैं। चलिए, द्रौपदी रथ का विवेचन कीजिए। देखिए यह रथ बड़ी सुंदर विधि से बनाया गया है जो दर्शनीय है। इसकी बनावट में सजावट भी है, बारीक काम को बड़ी कुशलता के साथ बनाया गया है, जिनके जोड़ों में हमें किसी प्रकार का भद्दापन नहीं दिखाई देता है। साथ ही साथ में इसको देखने से पता चलता है कि इसका निर्माण कुशल कलाकारों के द्वारा किया गया होगा द्रौपदी रथ का, जिनको आगे अपनी छेनी पर पूर्ण रूप से अधिकार था, यानी छेनी और हथौड़ी से पत्थर को काट काट करके बनाया गया है, और प्रत्येक आकृति के कटाव का वे अच्छा ज्ञान रखते थे, उन्हीं कलाकारों के द्वारा इसको बनाया गया होगा। अगला आपका है अर्जुन रथ, जिसको मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अर्जुन रथ को मैंने आपको दिखाया, आप लोगों ने देखा। ये जो रथ है इसका उल्लेख अर्जुन रथ, यह रथ पल्लव शासन काल की मामल्य वास्तुकला शैली का एक सुंदर रथ के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी सजावट की प्रत्येक इकाई की तराश, यानी तराशना मतलब होता है पत्थर को काट काट करके उसको सफाई करके सुंदर विधि से कुशल कारीगरों के द्वारा बनाई गई है, जो दर्शनीय है। इसकी सजावट की प्रत्येक इकाई में हमें किसी प्रकार का दोष आपको नहीं दिखेगा, बस केवल भव्यता ही भव्यता नजर आएगी। पल्लव काल के जो तमाम प्रकार के मंदिर हैं उसमें उनको रथ कहा जाता है, उन मंदिरों को। तो ऐसे जो रथ मंदिर हैं उनमें जैसे द्रौपदी रथ हो गया, धर्म रथ मंदिर, अर्जुन रथ, भीम रथ, सहदेव रथ, पिंडरी रथ, गणेश रथ और बलयान रथ, ऐसे तमाम प्रकार के रथ आपको मिलेंगे। तो आपके पल्लव काल के विभिन्न रथों का विवेचन आप देखेंगे तो इन रथों का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पल्लव रथ मंदिरों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए पहली विशेषता, शेष 7 रथ एक प्रकार के हैं, इन्हें सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, शेष, ठीक है। अधिकांश रथ पांडव के नाम से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हें पांडव रथ भी कहा जाता है, जैसे भीम, अर्जुन, द्रौपदी, ठीक है, सहदेव। धर्म रथ युधिष्ठिर से ही रिलेटेड है, तो इस वजह से इसको क्या कह सकते हैं इसको। और ये 8 रथ हैं, जिनमें से एक प्रकार से जो 7 रथ हैं उनको सप्त पैगोडा और एक को छोड़ दें अगर, तो ठीक है। तीसरी विशेषता यह कि इनकी अधिकतम लंबाई 40 फीट, चौड़ाई 35 फीट और ऊंचाई 40 फीट के आसपास है। रचना की दृष्टि से ये चैत्य और विहार प्रकार के मंदिर में विभक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रथ मंदिर हैं जो कि पल्लव शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, अजंता भित्तिकारों या चित्र, जो भित्ति वाले होते चित्र, किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अजंता के भित्ति चित्र भावपूर्ण है, इमोशनल चीजें दिखाते हैं। अजंता भित्ति चित्रों का रेखा चित्र भी यहाँ पर आपको मिलेगा। बौद्ध धर्म की उन्नति के कोई 2 कारण लिखिए। पहला कारण है कि कला ने भाषा का स्थान लिया और इसी के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ कला के माध्यम से। जब भारतीय भिक्षु कश्यप भादुगुन चीन के सम्राट मिंगटी की प्रार्थना पर चीन गए तो उनके साथ बौद्ध चित्रकला के बड़े ही सुंदर चित्रों का संग्रह भी एक चित्र एल्बम के रूप में साथ गया था। इतिहास इस बात का साक्षी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गंधार कला या गंधार मूर्तिकला की विधियां बताएं। देखिए इन मूर्तिकारों ने जो गंधार कला शैली है मूर्तियों की बनाने की, अपनी मूर्ति को निम्नलिखित विधियों के सहारे बनाया होगा। पहली बात, गढ़ करके मूर्ति बनाने की विधि, यानी कि जो है उसको गढ़ा जाता था, उसके बाद में बनाते थे। दूसरी विधि, तराश करके यानी पत्थरों को काट काट करके मूर्ति बनाते थे। तीसरा, सांचे के द्वारा मूर्ति बनाने का तरीका। गढ़ना माने होता है उसको पत्थर को एकदम से पिघला करके या फिर उसको मिट्टी को पिघला करके उसको फिर पका करके बनाते थे, इस तरीके की विधि, ठीक है। या तराश करके छीनी से काट काट करके बनाते थे, या फिर सांचों में उसको ढाल करके बनाते थे,
या फिर कुंडली के द्वारा मूर्ति बनाने का ढंग था, या ठोस विधि के द्वारा, या खोद करके मूर्ति बनाते थे, या चाक के द्वारा मूर्ति का बनाने की विधि प्रचलित थी। तो इस तरीके से कई प्रकार के विधियों के द्वारा मूर्ति बनाने की ये तमाम विधियां प्रचलित थीं गांधार शैली में। अगला प्रश्न, गांधार शैली के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला कारण देखिए, गांधार मूर्तिकला मथुरा शैली के मुकाबले में ठहर नहीं सकी, क्योंकि गांधार कला शैली की मूर्तियां और मथुरा कला शैली की मूर्तियां आपस में आप देखते हैं बड़ी फेमस रही दोनों मूर्तिकला, जिसमें मथुरा शैली ज़्यादा प्रभावशाली रही। भारत में उसका पतन होने लगा गांधार शैली का, क्योंकि उसमें शारीरिक सौंदर्य का अभाव था। इस आधारभूत अंतरों के कारण से गांधार शैली क्योंकि भारत को उतना प्रभावित नहीं किया जितना कि उसने तुर्किस्तान, चीन, जापान और कोरिया को प्रभावित किया। यानी गांधार शैली जापान, कोरिया, चीन, तुर्किस्तान इन सभी को प्रभावित किया, लेकिन भारत में वो फेमस ना हो सकी। आरसी मजूमदार नाम के इतिहासकार इसी बारे में कहते हैं कि यह मूर्ति शैली जो गांधार शैली है, यह भारत के अंत में प्रवेश न पा सकी, यानी अंतः में, यानी उसके अंदर भारत में ना आ सकी, और भारतीय कला के उत्तरकालीन विकास में इसका कोई हाथ नहीं था। किंतु भारत के बाहर गांधार कला ने महान सफलता प्राप्त करी। भारत में इसका प्रभाव नहीं रहा, लेकिन विदेशों में इसका प्रभाव रहा, चाइना वगैरह में, जैसे चीनी तुर्किस्तान, मंगोलिया, चीन, कोरिया, जापान की बौद्ध कला की जन्मदात्री रही है गांधार शैली। गांधार शैली की ही बुद्ध की मूर्तियां तमाम सारी बनाई गई। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है गुप्तकालीन मूर्तियों की दो विशेषताएं बताएं। देखिए, गुप्तकालीन मूर्तियां पूर्ण रूप से भारतीय हैं, पहली बात, और दूसरी बात इनके विषय तथा टेक्निक भी भारतीय हैं, गुप्तकाल में जो बने हैं। गुप्तकालीन जैन धर्म की मूर्तियों का विवेचन कीजिए। देखिए, गुप्तकाल के मूर्तिकारों ने जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां भी बनाई हैं जो देखने के योग्य हैं। कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियों का वर्णन आप कर सकते हैं, जैसे कि जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ, जो जैन तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियाँ बनाई गई। इस समय जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनी हैं जो देखने के योग्य हैं। महावीर स्वामी का खड़ी तथा बैठी हुई मुद्रा में इस युग के मूर्तिकारों ने बड़ी सुंदर तरीके से, चाहे बैठे पोजीशन की मूर्ति हो या खड़े मुद्रा में, वो मूर्तियाँ बनाई है। मथुरा तथा गोरखपुर जनपदों में जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिनमें उन्हें पद्मासन लगाए हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मूर्तियों की कई सारी विशेषताएं हैं और कई सारी चित्रकारी की गई है। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म की जो मूर्तियां थीं वो कौन कौन सी थीं? गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म की मूर्तियां कौन कौन थीं? देखिए, ब्राह्मण धर्म की कुछ मूर्तियां निम्नलिखित हैं। अहिछत्र पार्वती, गोवर्धन कृष्ण की मूर्ति, सूर्य की मूर्ति, 12 भगवान की मूर्ति, कृष्ण लीला संबंधी अनेक मूर्तियां मिली हैं, कार्तिकेय भगवान की मूर्ति मिली है, कृष्ण जी की मूर्ति मिली है, बलदेव जी की मूर्ति मिली है, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति मिली है। तो गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म की यानी सनातन धर्म की ये सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका, गुप्तकालीन वास्तुकला की दो विशेषताएं बताएं। देखिए, पहली विशेषता है गुप्तकालीन वास्तुकला की कि मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था और जिसके चारों ओर सीढ़ियां होती थी ताकि उस चबूतरे पर चढ़ा जा सके, कुर्सियां ऊंची होती थी। दूसरी बात, मंदिरों का शीर्ष समतल पर कहीं कहीं शिखर युक्त भी है, यानी कि जो शीर्ष होता था वो समतल भी है और कहीं कहीं पर एकदम से ऐसे नुकीला टाइप का भी बना दिया, शिखर टाइप का। गुप्तकालीन चित्रकला के प्रमुख केंद्रों का नाम लिखें। देखिए, बौद्ध चित्रकला शैली के चित्रों ने गुप्तकालीन चित्र हमें निम्नलिखित स्थानों पर देखने को मिलते हैं। पहली बात तो अजंता की गुफाओं में, अजंता की गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 में आपको मिलते हैं गुप्तकालीन की चित्रकला के। एलोरा की गुफाओं में, बाघ की गुफाएं, बादामी की गुफाएं, सित्तनवासल की गुफाएं। ठीक है, तो इन सभी गुफाओं में आपको बढ़िया चित्रकारी हुई है। अभी मैं अजंता की चित्रकारी और एलोरा की गुफाओं की चित्रकारी आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ और ये एक प्रकार से बड़ी फेमस चित्रकारी रही हैं। अजंता चित्रकारी की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों का उल्लेख कीजिए। देखिए, धुएं के कारण भी यहाँ की चित्रकारी के नमूने की क्षति हो चुकी, धुआं ज़्यादा रहता है। हिंदू साधु यात्रा करते समय यहाँ विश्राम करते थे और अपना भोजन भी इन गुफाओं में बनाया करते थे। ऐसे में धुएं ने क्या कर दिया कि यहाँ के चित्रों की सुंदरता को मिटा करके रख दिया है। दूसरी बात क्या है कि ऐसी दशा को देख करके इनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया गया और अजंता के अच्छे चित्रों के सामने जाली लगवा दी गई है ताकि दर्शक इनको खराब ना कर पाएँ और ना ही इसको छू पाएँ। यहाँ साफ सफाई भी करवाई गई है। अब आइए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं जो चित्र हैं एक प्रकार से वो किस तरीके से हैं, चित्रों पर एक प्रकार से क्या क्या सजावटें हैं, ये थोड़ा सा पहले जान लें, उसके अंदर चित्र आपको दिखाते हैं। अजंता भित्ति चित्रों के विषयों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखिए, अजंता ये भित्ति चित्र हैं उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 विषय में। पहला प्रथम श्रेणी की भित्ति, दूसरा द्वितीय और तीसरा तृतीय श्रेणी की भित्ति, भित्ति मान्य चित्र। देखिए, पहली चित्र जो है, इस प्रकार के भित्ति चित्रों में पशु पक्षियों के चित्र उसमें बने हैं, पुष्प की, बमर की यानी लताओं की,
अलौकिक पशु पक्षी, राक्षस, किन्नर, नाग, गरुड़, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सराओं के चित्र आपको अंकित मिलेंगे। द्वितीय श्रेणी के जो भित्ति चित्र हैं उसमें लोकपाल, बुद्ध, बोधिसत्व, राजा, रानियों के चित्र बने हुए हैं। और तृतीय श्रेणी की जो भित्ति, इसमें जातक ग्रंथों में वर्णित जो भगवान बुद्ध जी से संबंधित जीवन की प्रमुख घटनाएं हैं उनके चित्र सामने आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आपके समक्ष आई हैं। तो ये अजंता की गुफाओं की अगर बात की जाए तो अजंता की गुफाओं में इस तरीके से चित्रकारी करी गई है। देखें, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ये अजंता की गुफाओं में मंदिर आपको ऐसे दिखते हैं। ये गुफा अंदर है, इसी गुफा में गुफा को काट करके बढ़िया से बनाया गया है। आप देखिए ये एक प्रकार से जो सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए बनाई गई हैं। इसके ऊपर आप देखते हैं जो है पशु पक्षियों की चित्रकारी यहाँ पर की गई है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हाथी ऐसी आकृति आपको, हाथी, बहुत सारी हाथियों के चित्र बनाए गए हैं। ऐसे तमाम प्रकार की मंदिरों में आपको ऐसे तमाम प्रकार के चित्र आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये अजंता मतलब एलोरा अजंता की गुफाओं में इस तरीके की चित्रकारी आपको मिलती है। ठीक है, अगर आप अंदर देखेंगे तो भी आपको तमाम प्रकार के चित्र आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये भी चित्रकारी है। और इस पे आप देखते हैं कि यहाँ पर अजंता और एलोरा की गुफाओं में आप देखते हैं छोटे-छोटे जो है यहाँ पर छोटे-छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपको दीवालों पर तमाम जो है चित्रकारी करी गई है। तमाम जो है भगवान की फ़ोटो या फिर तमाम प्रकार की मुद्राओं में तमाम फ़ोटो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से एलोरा और अजंता की गुफाओं में ये चित्रकारी करी गई है। तो आप अगर कभी जाएँगे तो आप देखने को आपको मिलेगा। नक्काशी बड़ी फ़ेमस करी गई, पत्थरों को छीन हथौड़ी से काट-काट करके बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है। ठीक है? तो ये रही अजंता और एलोरा की गुफाओं में ऐसे ही चीज़ें आपको मिलती हैं। तो यही चीज़ें हैं, बाकी इसमें और कुछ नया नहीं होता है। ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको अगर थोड़ा-सा और देखना है तो आप यहाँ पर भी बाहर से भी देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से चित्रकारी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये देखिए पहाड़, ये है, ये पहाड़ आप देखें। ये ऊपर पहाड़ आपको यहाँ पर घास-फूस यहाँ पर देखिए जमी हुई है। ठीक है? लेकिन यही सी पत्थर को अंदर से देखिए किस तरीके से इसमें काट-काट करके इसको अंदर ही अंदर मंदिर का निर्माण गुफा के अंदर आप देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम नीचे तमाम जो है फ़ोटो तमाम एक प्रकार से मूर्तियों को काट-काट करके पत्थरों को बनाई गई मूर्तियाँ। इस तरीके से आपको मिलता है, यानी पत्थरों को यहाँ पर आप देखेंगे पहाड़ है ऊपर और इसके अंदर गुफा बना करके उसके अंदर तमाम प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। कभी आप जाएँगे तो कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पर दिखेगा। ठीक है? तो इस तरीके से अजंता की गुफाओं में ये चीज़ें वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, अजंता के भित्ति चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं? अजंता के भित्ति चित्र जो है किन गुफाओं में मिलते हैं भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अजंता के जो भित्ति चित्र हैं इनकी अगर बात की है तो हमें निम्नलिखित गुफाओं में देखने को मिलते हैं। पहली गुफा, दूसरी गुफा, 9वीं गुफा, 10वीं गुफा, 17वीं गुफा, ये अपने भित्ति चित्रों के कारण से बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखी जाती है। यानी इन गुफाओं में गुफाओं के नंबर भी पड़े हुए हैं। अलग अलग गुफाओं की अलग अलग विशेषता है। ठीक है, तो जो दूसरी गुफा है, पहली गुफा है, 9वीं गुफा है, 10वीं गुफा है, 17वीं गुफा है, इन सभी में भित्ति चित्र खूब बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अजंता की 16वीं गुफा का विवेचन कीजिए। देखिए 16वीं गुफा का सबसे सुंदर चित्र मरणासन राजकुमार का है, यानी कि मरणासन मतलब कि मरणासन में है, मतलब कि एकदम से मरे हुए भाग में लेटे हुए हैं राजकुमार, उन्हीं का चित्र है। मरणासन मतलब पीठ के बल लेटे हुए हैं। इस चित्र की सभी विद्वानों ने बड़े सुंदर शब्दों में प्रशंसा करी है। इसकी बनावट देखने के योग्य, दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त बुद्ध उपदेश देते हुए मुद्रा का भी एक सुंदर भित्ति चित्र आपको 16वीं गुफा में मिलेगा अजंता की। इस चित्र का अधिक भाग समय के परिवर्तन के कारण से नष्ट हो चुका है। यहाँ तक कि बुद्ध जी के मुख मुद्रा भी टूट फूट गई है। ठीक है, यानी कि चूंकि पत्थर ही है तो पत्थर कहीं ना कहीं पे उसके अपर्दन अपक्षय होता रहता, तो इस वजह से उसमें कुछ घटोत्तरी हुई है, कुछ चीज़ें टूट फूट गई हैं, मुख का भाग बेसिकली। एलोरा का कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है। कैलाशनाथ मंदिर की निर्माण योजना का वर्णन कीजिए। देखिए इस मंदिर के निर्माण के लिए पर्वत की चोटी के एक छोर को 3 बड़े बड़े समकोण खातों में पहाड़ के नीचे तक सीधी खड़ी खाड़ी मतलब गहराई में काटा गया है। यह 300 फुट लंबा, 175 फुट चौड़ा एक आयताकार क्षेत्र बन गया है। इसमें आंगन है, बीच में 200 फुट लंबी, 100 फुट चौड़ी और 100 फुट एक चट्टान सीधी खड़ी मात्रा में आपको दिखाई पड़ती है। तो ये कैलाश नाथ मंदिर के निर्माण की कुछ योजना जो कि इस प्रकार से है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपको यहीं पर दिखाई पड़ रहा है, कैलाशनाथ मंदिर के अंग बताएं। देखिए कैलाशनाथ मंदिर के 4 अंग हैं बेसिकली। पहला है मंदिर का मुख्य भाग, दूसरा है मंदिर का प्रवेश द्वार, ये सब देखने के योग्य है, और तीसरा है नंदी मंडप जो बना हुआ है वो, और चौथा है आंगन। ठीक है, हर भगवान यानी भोलेनाथ के मंदिर में नंदी का भी एक प्रकार से मंडप होता है, जहाँ पर नंदी भगवान शंकर के लिंग की तरफ जो है मुँह करके बैठे होते हैं, यानी भगवान की तरफ जो है अपना मुखड़ा करके देखते हैं। यही चीज़ें आप देखते हैं कि वहाँ पर उल्टे मुख की दिशा में आपको दिखता है काशी विश्वनाथ मंदिर में, तो वो चीज़ें आपको दिखाई पड़ती होंगी, क्योंकि नंदी का मुख जो है वो जो ज्ञान वापी एक प्रकार से जो जो ढांचा है वहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, उस तरफ मुख नंदी जी का आपको मिलेगा। ठीक है, और हमेशा जो मंदिर की तरफ ही मुख होता है नंदी जी का। ठीक है, तो जहाँ पर भगवान शंकर का मंदिर होगा वहाँ पर नंदी का भी मंडप होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एलोरा के मंदिर की विशेषताएं बताएं। देखिए एलोरा की गुफा संख्या 16 रंग महल या कैलाश मंदिर है। यह लयण वास्तु में हार के मध्य मणि के समान है। यह लयण वास्तु का अंतिम रूप है। कैलाश मंदिर में गुफा भावना का परित्याग कर निर्मित मंदिरों का अनुकरण किया गया है। शिखर के अधिष्ठान का भाग पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काट करके बनाया गया है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उत्कीर्ण वास्तु का विश्व का सबसे अनूठा उदाहरण है। उत्कीर्ण वास्तु मतलब होता है कि पत्थर को छीनी हथौड़ी से काट छांट करके उसको बनाया गया है, तो इसका बड़ा जबरदस्त उदाहरण है। अगला, राष्ट्रकूटों के मंदिरों की विशेषताएं बताएं। राष्ट्रकूट शासकों की, देखिए इन मंदिरों की विशेषताएं निम्न है। पहली बात तो इनके मंदिर शैलोख्यात मंदिर हैं। ये एकास्म अर्थात एक ही पत्थर को काट करके पूरा मंदिर का निर्माण जो है, राष्ट्रकूट मंदिरों में यही विशेषता है कि एक ही पत्थर से पूरी की पूरी मंदिर ढांचा बनाई गई है। इसमें द्रविड़ मंदिर की सारी विशेषताएं यानी द्रविड़ शैली की मंदिर की विशेषताएं हैं। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बनते हैं, उत्तर भारत के मंदिर जो हैं वो नागर शैली में बनते हैं, और जो बीच के मंदिर हैं वो नागर और द्रविड़ दोनों को मिलाकर के एक शैली बनती, बेसर शैली, उस शैली में बनाए जाते हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता है कि इसमें द्रविड़ मंदिर की सारी विशेषताएं हैं। चौथी विशेषता है कि ये मंदिर एक ऊंची जगती यानी कि अधिष्ठान पर स्थित हैं। जगत माने होता है ऊंचा धरातल पर, ठीक है, स्थित है। ये राष्ट्रकूट के मंदिरों की विशेषताएं हैं। अगली विशेषता देखें। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रागैतिहासिक चित्र कैसे बनाए जाते थे। देखिए प्रागैतिहासिक चित्र मात्र रेखाओं के माध्यम से बनाए जाते थे। 2 या 3 रेखाओं के माध्यम से मानव आकृतियां भी बना दी जाती थी, तो रेखा चित्रात्मक शैली में चित्र बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन से, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र किन किन स्थानों को प्राप्त हुए हैं। तो मध्य प्रदेश को रायगढ़, जबकूपर, रीवा, पन्ना, सागर, पंचमढ़ी, भोपाल, ग्वालियर आदि स्थलों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से प्रागैतिहासिक चित्र किन किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से, बनारस से, बांदा से, हुमायूं जिलों से प्रागैतिहासिक चित्र आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों से कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी प्रागैतिहासिक गुप्त गुफा चित्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वाभाविक, दूसरा शैलीबद्ध, तीसरा अलंकृत और चौथा परंपरागत और 5वां प्रचलित। तो इस तरीके से प्रागैतिहासिक गुप्त चित्रों को 4 भागों में बांटा गया, 5 भागों में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पंचमढ़ी चित्रकला के बारे में संक्षेप में बताएं। देखिए मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी से बहुत ही विकसित चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ की गुफा से बकरी चराते हुए चरवाहे, शहद इकट्ठा कर रहे व्यक्ति तथा गाय चराने वाले व्यक्ति का चित्र आपको यहाँ पर मिलेगा पंचमढ़ी में। ये बड़ा ही फेमस चित्र है जो कि प्राचीन इतिहास का एक नमूना जान पड़ता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की आदमगढ़ की कला के बारे में बताएं। देखिए यहाँ की चित्रकला में भैंसे का शिकार दिखाया गया है। इसके शिकारी घोड़े हाथी पर बैठ करके जंगल में शिकार कर रहे हैं। कुछ शिकार करने वाले पैदल भी चित्र दिखाए, यानी कुछ लोग पैदल शिकार करने गए, कुछ लोग घोड़े पर बैठ करके शिकार करने गए और खास करके भैंसे का शिकार कर रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रकला में किन धार्मिक चित्रों का चित्रण किया गया है। धार्मिक दृष्टि से पूजा के अनेक चित्र, खास करके स्वास्तिक जो बनता है, स्वास्तिक का चित्र बनाया गया है। ठीक है, स्वास्तिक का चित्र बना हुआ है।
इसके अलावा ये स्वास्तिक, ठीक है। इसके अलावा चक्र का चित्र बना हुआ है, त्रिकोण बना हुआ है, त्रिशूल का चित्र है। इन सभी का चित्र जो है आपको दिखाई पड़ता है। प्रागैतिहासिक चित्रकला में धार्मिक चिन्ह क्या क्या, स्वास्तिक, चक्र, त्रिकोण, त्रिशूल, ये सब आपको चित्र मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सैंधव मूर्तिकला का वर्णन कीजिए, सिंधु सभ्यता के समय की। देखिए, मूर्तिकला की विशिष्टता का परिचय देने वाली अनेक पाषाण यानी पत्थर की, तांबे की, मृणमयी तथा मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी देती हैं। समस्त मूर्तियों को, सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग के अंतर्गत उन मूर्तियों को रखा जाता है जो धार्मिक मान्यताओं के रूप में उपास्य थीं, यानी धार्मिक मान्यताओं के रूप में बनाई गई, भगवान के रूप में बनाई गई। दूसरे वर्ग के अंतर्गत वे मूर्तियां आती हैं जो सामान्य आकृतियों से रिलेटेड हैं, जिसमें सामान्य जो है चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, प्रश्न है भरहुत स्तूप का परिचय दीजिए। देखिए, भरहुत गांव उचहरा रेलवे स्टेशन से लगभग 6 मील उत्तर पूर्व और सतना रेलवे स्टेशन से लगभग 9 मील पश्चिम में स्थित है भरहुत का स्तूप। प्राचीन काल में भरहुत का विशेष महत्व था। यह प्रयाग से प्रतिष्ठान, मालवा और मगध की ओर जाने वाले मार्गों पर स्थित था। 1973 ईस्वी में कनिंघम नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इस स्तूप का पता लगाया। अशोक के काल में स्तूप ईंटों का बना था, किंतु शुंग काल में इसी भरहुत के स्तूप को पाषाण से आच्छादित कर दिया गया, यानी पत्थर से इसको ढक दिया गया। तो भरहुत का स्तूप ये होता है। भरहुत का स्तूप बड़ा फेमस है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। भरहुत के स्तूप को लेकर के आपसे प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, भरहुत के स्तूप के बारे में कुछ जानकारी आपको मैं बता दूं। भरहुत का स्तूप जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित एक गांव है, जो प्राचीन बौद्ध स्तूप कलाकृतियों और अन्य पुरातात्विक वस्तुओं के लिए जाना जाता है। यहाँ एक बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, जिसका निर्माण सम्राट अशोक या पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। अशोक ने जब बनवाया था तो ये पत्थर का, मतलब कि ये ईंटे का था। बाद में शुंग काल में आते आते इस पर जो है पत्थर को, इससे चारों तरफा इसका पत्थर से एक प्रकार से आवरण कर दिया गया, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम 1873 में इस स्थल का पता लगा और यहाँ से पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को कोलकाता भारतीय संग्रहालय तथा कुछ अन्य प्रयागराज के संग्रहालय में रखा है। भरहुत के लाल पहाड़ के ऊपरी चोटी से बल्लाल देव तथा का 14वीं सदी का प्रारंभिक देवनागरी लेख मिला है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इसका महत्व उस समय भी था। भरहुत का स्तूप अपने समय के समाज का दर्पण कहा जा सकता है। वर्तमान में भरहुत उजड़ हो चुका है। भरहुत स्तूप के भग्नावशेष का जो आसपास का दृश्य है, अगर आप देखें इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से अगर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, ये आप देखेंगे तमाम प्रकार की चीज़ें आपको मिली हैं भरहुत से। बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये स्तूप है, ठीक है। आप देखें भरहुत की जो भग्नावशेष मिले हैं उसके बारे में आपके समक्ष चित्र अभी आ रहा है, प्रस्तुत हो रहा है, आप इसको देखें। ये चित्र आप अगर देखेंगे तो इसमें कुछ भग्नावशेष यही स्तूप के मिले हुए हैं, यानी ईंटों का निर्माण। यहाँ पर आप देखते हैं ईंट, ये देखें ईंटों का एक प्रकार से ये कुछ स्तूप का, ये देखिए ईंटों से बना हुआ था, बाद में इस पर पत्थर से एक प्रकार से उसको खुदवाया गया। तो कुछ भग्नावशेष यहाँ से इसके मिले भरहुत के, ठीक है। इसके अलावा भी और चित्रकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चित्रकारी आप देखें भरहुत का ही चित्रकारी है ये। इस तरीके से पत्थरों पर जो अवशेष इधर उधर मिले हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें उत्कीर्ण भी करवाई जाती, कुछ लिपियों में यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ खुदा हुआ है पत्थर पर, और पत्थर को ही काट छाट करके ऐसी मूर्तियाँ तमाम बनाई जाती थी। यहाँ पर ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है कुछ शैली में, मतलब कि लिपि में, खास करके पाली या प्राकृत भाषा में लिखा होता है, क्लियर। आप देखें ये भी चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ से। तो ये सारे जो चित्रकारी है आपको यहाँ से भरहुत से प्राप्त हुई है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये भरहुत से ही मिली चित्रकारियाँ हैं, क्लियर। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो भरहुत के कुछ बारे में आपने समझा, तो भरहुत का स्तूप इस तरीके से आपने देखा और समझा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न मोहनजोदाड़ो की वास्तुकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की कला को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है वास्तुकला और दूसरा मूर्तिकला। वास्तुकला के रूप में नगर विशेष या नगर निवेश से स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं।
सिंधु सभ्यता के नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। सिंधु सभ्यता की नगर योजना काफ़ी हद तक समरूपता होते हुए भी कतिपय स्थानीय विशेषताओं तथा क्षेत्रीय विभेद को एक प्रकार से अपने आप में समाहित है। नालियाँ एकदम से सीधी हैं, ढकी हुई हैं, और आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या है चीज़ें, जो नालियाँ हैं वो ढकी हुई हैं। इसके अलावा समकोण पर एक दूसरे को सड़कें काटती हैं, क्लियर, और गंदगी बिल्कुल भी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी विशेषताओं को धारण की हुई यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, क्लियर। अशोक के पाषाण स्तंभों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, जो पत्थर के देखिए अशोक स्तंभ को दो भागों में बांटा जा सकता है, लाट और स्तंभ शीर्ष। लाट एक सुंडाकार दंड है जिसकी लंबाई 40 फुट से 50 फुट हो सकती है, और स्तंभ जो होता है शीर्ष लाट की चोटी पर स्थापित होता है स्तंभ। यह 3 अंगों में बटा होता है, उल्टा कमल अथवा घंटा, आधार पीठिका, पशु और कभी कभी पशुओं के ऊपर स्थापित धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, इस तरीके से अशोक का जो आप देखिए अशोक के तमाम स्तंभों पर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अगला क्वेश्चन से गंधार कला की प्रमुख विशेषताएं बताएं। गंधार शैली ने मानव शरीर को वास्तविक ढंग से अंकित करने का प्रयास किया। इसमें अंग प्रत्यंग, मांसपेशियों, मूंछों आदि का विशेष पर ध्यान दिया गया है। इस शैली में बुद्ध को यथार्थ मानव का रूप दिया गया है जो भारतीय भावुकता और आदर्श से वंचित है। यानी भारतीय लोग जहाँ बुद्ध को भगवान मानते हैं वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे इस मूर्ति कला से उतने ज़्यादा जो है संबंध नहीं रखते हैं। ये विशेषता विदेशों की एक प्रकार से विदेशी शैली की मूर्तियाँ, खास करके जैसे चाइना की, इंडोनेशिया की, मंगोलिया वगैरह में इस शैली में बुद्ध यूनानी देवता अपोलो जैसे दिखाई पड़ते हैं। उनके सिर पर घुंघराले बाल दिखाए गए हैं और मूंछ प्रदर्शित करी गई बुद्ध के। ठीक है, और ऐसी जो है आपको गंधार शैली में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन मथुरा कला शैली में ऐसे आपको नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है कोणार्क के सूर्य मंदिर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए उड़ीसा शैली के तृतीय समूह के मंदिरों में विश्वविख्यात है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो अपनी विशेषता, विशालता और भव्यता के लिए प्रख्यात है। वर्तमान उड़ीसा राज्य के पुरी नामक विश्वविख्यात धार्मिक स्थान से लगभग 21 मील उत्तर पूर्व की ओर समुद्र तट पर स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो बड़ा फेमस है। राजा नरसिंह देव ने इसको एक प्रकार से 1238 से 1263 ईस्वी में एक प्रकार से बनवाया होगा। गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं बताएं। देखिए मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर हुआ है। चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियां इसमें दिखाई गई हैं। प्रारंभ में मंदिरों की छतें चपटी यानी सपाट होती थी, किंतु बाद में शिखरों का निर्माण यानी जो मंदिर इस तरीके से सेट में बनने लगे, ये पहले इस तरीके से बनते थे, क्लियर। चौथी विशेषता, मंदिरों की बाहरी दीवारें सादी होती थी और उन पर किसी प्रकार का अलंकरण भी नहीं होता था। पांचवी बात, मंदिर के भीतर गर्भगृह होता था जिसमें मूर्ति की स्थापना होती थी तथा गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था, जहाँ ताकि लोग एक प्रकार से उसको चक्कर लगा लें, घूम लें। ठीक है, और जो प्रदक्षिणा पथ होता था वो भी एक प्रकार से उसके ऊपर भी छत रहता था ताकि बारिश वगैरह में जो है श्रद्धालु लोग भीगे ना। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको विद्यमान दिखाई पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है अशोक के सारनाथ स्तंभों की विशेषताएं बताएं। देखिए अशोककालीन स्थापत्य और शिल्पकला का सर्वोच्च उदाहरण सारनाथ का शीर्ष स्तंभ है। इसका शीर्ष 50 फुट स्तंभ पर स्थित है जो किसी प्राकृतिक आघात से गिर गया। वर्तमान में यह स्तंभ सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्थान पर स्तंभ केवल 6 फुट 8 इंच केवल बचा हुआ है स्तंभ, बाकी सब नष्ट हो चुका है। अवशिष्ट खंड आसपास पड़े हुए यानी कि जो टूट टूट करके आंधी तूफान से वो आसपास गिरे हैं, वो पड़े हुए हैं। स्तंभ का व्यास नीचे 2 फुट 4 इंच तथा ऊपर 1 फुट 10 इंच जो है ये व्यास जो है इसका जो धरातल का एरिया है वो फैला हुआ है। पाटलिपुत्र के राज्य प्रसाद के बारे में फाहियान ने क्या लिखा है। पाटलिपुत्र के राज्य प्रसाद के बारे में फाहियान नाम का जो चीनी यात्री है वो क्या लिखता है। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र की इस काष्ठ नगरी में राजा का भव्य प्रासाद था जो संसार के राजकीय भवनों में सर्वाधिक सुंदर था और जिसके सामने सूसा और एक बताना के राज प्रसादों का वैभव भी तुच्छ प्रतीत होता था। इस प्रसाद के मंडित स्तंभों पर स्वर्णिम अंगूरी लतिकाएं खंचित हैं जिसमें चांदी की चिड़िया कल्लोल करती दिखाई देती है। प्रसाद के निकट मछलियों के सरोवर भी आपको दिखाई पड़ते हैं जिनकी शोभा को बढ़ाने के लिए अनेक सज्जायुक्त वृक्ष, कुंज, झाड़ियाँ, लताएं, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो उस जो है प्रसाद को सुशोभित करती हैं, अच्छी दिखाती हैं, वो सब आपको मिलेंगी। अगला प्रश्न, बोध गया के स्तूप पर प्रकाश डालिए। देखिए बोध गया वह स्थान है जहां बुद्ध ने
संबोधि प्राप्त की थी। यह मया से मतलब गया से 6 मील दक्षिण प्राचीन उर्बिल ग्राम के स्थान पर है। यहाँ ऋषि कश्यप का आश्रम और सुजाता का घर था। अशोक ने यहाँ पर बोधिधर का निर्माण कराया और इस बोधिधर को महाबोधि विहार की संज्ञा भी प्राप्त हुई बाद में चल करके, और कालांतर में उसी के पास बड़े विहार को महाबोधि जो है संघाराम भी कहा गया है। मथुरा कला की मूर्तियों पर गंधार कला के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। देखिए, मथुरा कला की मूर्तियों में जहां बुद्ध की प्रतिमाओं को निर्मित किया गया है, वहीं गंधार कला के प्रभाव से बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। बुद्ध को कटरा बोधिसत्व में अभियुक्त मतलब अभय मुद्रा में दिखाया गया है। शीर्ष भाग के ऊपर आकाश में विवरण करने वाले उन देवों का अंकन है जिन्होंने संबोधि के उपरांत भगवान बुद्ध के ऊपर फूलों की वर्षा करी थी, उनको भी दिखाया गया है। ये सब चीज़ें आपको मथुरा शैली में भी मिलेंगी, और गंधार शैली से मथुरा में कुछ विशेषताएं जरूर आई हैं, लेकिन जो मथुरा शैली में एक प्रकार चीज़ें हैं वो गंधार में नहीं। अच्छा, मथुरा शैली भारत में ज़्यादा फेमस है और गंधार शैली विदेशों में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भरहुत स्तूप का महत्व बताइए। भरहुत स्तूप का क्या महत्व है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भरहुत स्तूप का महत्व क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, भरहुत स्तूप की अगर बात करें तो अपनी कलात्मकता, अपनी सौंदर्यमयता, अपनी धार्मिकता की दृष्टि से भव्य प्रतीत होता है। शुंगकालीन वास्तुशिल्प और मूर्तिकला का चरमोत्कर्ष जो काल रहा है, या चरमोत्कर्ष जो दिखाई पड़ता है, भरहुत के स्तूप में आपको दिखाई पड़ता है। महास्तूप के वास्तु का निर्माण दिक् स्वास्तिक की कल्पना को साकार करता है। फूलों के मध्य यक्ष और अप्सराओं की आकृतियां इस भरहुत के स्तूप में अत्यंत सुंदर प्रतीत होती हैं। भरहुत मूर्तियां और अलंकरणों में तत्कालीन जनजीवन का सजीव चित्रण भी आपको अंकित किया हुआ दिखाई पड़ता है। यानी भरहुत का स्तूप अगर देखें तो बड़ा फेमस आपको दिखाई पड़ता है, बहुत ही एक प्रकार से अगर उसको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, ऐसी नक्काशी वगैरह उसमें की गई थी उस जमाने में। अगला क्वेश्चन, अमरावती स्तूप की मूर्तिकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, यह हीनयान बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हीनयान और महायान। तो जो अरावती स्तूप है मूर्तिकला, ये हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित एक कला है, क्योंकि इसमें प्रतीकों की उपासना, स्तूप के किनारे कला का विकसित होना आदि उपलब्ध है। इस कला में प्रतीकों के साथ साथ भगवान बुद्ध की आकृति का मूर्तन मिलता है। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म को भी कला के क्षेत्र में समुचित स्थान मिला है अमरावती के स्तूप में, और उसमें भी बुद्ध की मूर्तियों का रूपांकन या रूपायन विभिन्न मुद्राओं में तमाम विकास क्रम में किया गया। तो अलग अलग मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियां आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती हैं अमरावती के स्तूप से। स्तूप के विभिन्न अंगों का उल्लेख कीजिए। स्तूप के कौन कौन से अंग होते हैं, बताएं। देखिए, स्तूप के विभिन्न अंगों का उल्लेख कीजिए। स्तूप के बेसिकली कई अंग होते हैं, उन्हीं अंगों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, स्तूप की अगर बात करें तो स्तूप का मुख्य भाग या मुख्य अंग जो होता है उसको अंड कहा जाता है। यह ऊंचे चबूतरे पर अंड बनाया जाता है। इससे सटी होती है मेधी अंड से, जो वेदिकाओं के द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, तो स्तूप का मुख्य भाग क्या होता है? अंड होता है। यह ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है। इससे सटी मेधी होती है जो वेदिकाओं के द्वारा बनाई जाती है, निर्मित होती है। मेधी के चारों तरफ निर्मित प्रवेश द्वार को तोरण कहा जाता है, यानी जो प्रवेश द्वार होता है वही तोरण कहा जाता है। ठीक है, तो मेधी के चारों तरफ क्या होता है? प्रवेश द्वार बनाया जाता है, जहाँ से लोग जो है प्रवेश करते हैं, उसी को तोरण कहते हैं। तो प्रवेश द्वार को बेसिकली तोरण कहते हैं। वेदिकाओं को मतलब कि उष्णीश और सूची से जोड़ा जाता है। कुछ स्तूपों के मध्य वेदिका आपको दिखाई पड़ती है, जहां सोपान के माध्यम से पहुंचा जाता है। सोपान के माध्यम से हम वेदिकाओं तक पहुंचते हैं। स्तूप के शीर्ष पर, यानी उसके मुखड़े पर या उसके शीर्ष पर, ऊंचाई पर एक भव्य वेदिका होती है, उसे उच्च वेदिका कहते हैं। जो कि स्तूप के शीर्ष पर होती है वेदिका, उसको क्या कहते हैं? उसको उच्च वेदिका कहते हैं। उच्च वेदिका के ठीक बीच में यष्टि गड़ी होती थी। यष्टि में छत्र पिरोए रहते थे, मुकुट छत्र। यष्टि जहाँ गड़ी होती थी उसी स्थल पर धातु अंश या परिभोगिक अंश संरक्षित रहता था। इस तरीके से स्तूप में सारी चीजें आपको मिलती थी।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, सांची स्तूप की वास्तुकला की विशेषताएं बताएं। देखिए, सांची वास्तुकला जो है ये मध्य प्रदेश में, सबसे पहले बात तो ये जानिए, मध्य प्रदेश के विदिशा से 5 मील की दूरी पर रायसेन जिले में सांची में स्थित है। ये बौद्ध धर्म के एक केंद्र के रूप में सांची का इतिहास उस समय से प्रारंभ होता है जब मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक अशोक ने यहाँ पर ईंटों से एक स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची और उसके आसपास 61 स्तूप प्राप्त हुए हैं और भारतीय कला में सांची का महत्व उसके 4 अद्भुत तोरण द्वारों पर आधारित है। जो तोरण द्वार मिले हैं भारतीय, मतलब सांची का जो स्तूप है उसके 4 द्वार जो मिले हैं वो बड़े फेमस हैं। लगभग 61 स्तूप जो है सांची से और सांची के आसपास के इलाकों से मिले हैं, जो कि अपने आप में एक प्राचीन इतिहास के बारे में एक बहुत जबरदस्त नमूने हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अमरावती स्तूप पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए, अमरावती की अगर बात करें तो कृष्णा नदी के किनारे बसा है। क्या बसा है हमारा अमरावती नदी किनारे? कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है अमरेश्वर शिवनायक स्थान। अमरेश्वर शिवनायक स्थान जो गुंटूर से 18 मील की दूरी पर है। कहाँ से? अमरेश्वर शिवनायक स्थान बसा है कहाँ पर? कृष्णा नदी के किनारे, जो गुंटूर से कितना दूर है? 18 मील की दूरी पर है। इसी को प्राचीन अमरावती कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे इसी को? इसी को प्राचीन अमरावती कहते थे। यह नगर अपने श्वेत संगमरमर के लिए, सफ़ेद संगमरमर के लिए फेमस है और स्तूप एक प्रकार से सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी के समय अमरावती की कला शैली पूर्णता प्राप्त हुई थी। कला शैली को यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से इसको संरक्षण दिया था इन्होंने। महास्तूप के शिलापट्टों, स्तंभों आदि पर बुद्ध के जीवन से संबंधित तमाम प्रकार के जो है दृश्य आपको दिखाई पड़ते हैं, उत्कीर्ण करवाए गए हैं। स्तंभों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित तमाम प्रकार के दृश्य, बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जो है वो दिखाए गए हैं यहाँ पर शिलापट्टों पर महास्तूप के। तो ये बड़ी विशेषता रही है इसकी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। स्तूप की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। देखिए, स्तूप का संबंध सामान्यतः बौद्ध धर्म और बौद्ध कला से जुड़ा होता है। स्तूप का नाम आता तो हमारे दिमाग में बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ बुद्ध, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां और भी कुछ चीजें आती हैं। स्तूप बेसिकली चिता भूमि में अवशिष्ट शरीर धातु को संचित रखने का स्थान होता है। ऐसी परंपरा का ज्ञान कनिंघम नाम के एक इतिहासकार हैं, उनके द्वारा लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुआ है। शमशान स्तूपों से, मतलब कि ऐसी परंपरा का ज्ञान कहाँ से होता है भैया? ऐसी परंपरा का ज्ञान कनिंघम के द्वारा लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त शमशान स्तूपों से होता है, जिनका काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया जाता है। इससे लगता है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के अस्थियों पर स्तूप का निर्माण किया जाता था। जो श्रेष्ठ व्यक्तियों की जो हड्डी या अस्थियां होती थीं, उन्हीं को लेकर के स्तूप का निर्माण उन्हीं के ऊपर किया जाता था। ठीक है, जहाँ पर उनकी मुद्राएं होती थीं उन्हीं पर निर्माण किया जाता था। इस तरीके से आप लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के थे। पेपर 1 का आपने देखा, पेपर 2 का भी मैंने दे दिया है, और इससे जस्ट पहले आपने शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 का वीडियो देखा होगा। BA 6 सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र पेपर 1 के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। 2025-26 का मॉडल पेपर जो लिखित फॉर्म में है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस मैंने चर्चा करे हैं। तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे ये वीडियो। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन, ये आपको पेपर नंबर 1 में पढ़ना था। तो इससे बनने वाले 8 इकाइयों से, यानी कि इकाई संख्या 1 से लेकर के इकाई संख्या 8 तक मैंने इसमें विस्तार से आपको अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय बताया हुआ है। तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो इन सभी का PDF आपको मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का, हिंदी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपका को करिकुलर सब्जेक्ट जो जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना, तो वो भी आपको मिलेगा। जिनको भी हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है, 91 61 93 60 62 पर SMS करके हमारे PDF नोट्स वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। PDF नोट्स वहाँ पर आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। तो अगर आप वीडियो देखना पसंद नहीं करते तो आप PDF नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप हमारे पास भेज दीजिएगा।
इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना होगा 91 193 60 62 पर, क्या अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम। उसके बाद में आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जो होगी वो जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको लाइव क्लास दिया जाएगा, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको उसमें पीडीएफ नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, चाहे एमसीक्यूज़ के हों, चाहे आपके लिखित के अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय भी के भी आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के भी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर जो आपकी 2025 में विभिन्न विश्वविद्यालय में होंगे वो भी आपको दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको और भी चीज़ें देने का प्रयास रहेगा, खास करके जैसे आपको क्वेश्चन पेपर के अलावा आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मुहैया करवाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट की तैयारी, आपकी 2 सब्जेक्ट जो हैं दोनों की तैयारी एक प्रकार से परीक्षा के दृष्टिकोण से की जाएगी। साथ ही साथ में एक सब्जेक्ट आपको को करिकुलर होता है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसकी भी तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर अंदाज में हो जाएगी। लगभग 10 से 12 मॉडल पेपर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं, क्वेश्चन पेपर भी जिसमें अवेलेबल होगा वो भी आपको मिल जाएगा, तो उसकी भी पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी। और आपको बता दूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2024 में हुए हैं उन सभी को सॉल्व फॉर्म में आपको मिल जाएगा, यानी कि वो क्वेश्चन पेपर पिछले वर्ष कैसे पूछे गए थे, तो क्वेश्चन पेपर की वीडियोस है उसको सॉल्व करवाया, तो वो भी आप देख लेंगे, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप हमारे से जुड़ करके अपनी तैयारी बेहतर कर लें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, ऐसे ही लगातार आपके लिए मेहनत मैं करता रहता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों से निवेदन है कि शेयर जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा।